आज हम अध्याय नंबर 8 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन कक्षा 8 का पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर के पास विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फार्म भर देना। सोनू ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है। उन्होंने बताया कि अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही हो। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है, जिनका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके तथा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में हटाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय से में नहीं पढ़ाते हैं क्या। तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। सोनू के पिता बोले, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया है। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह कम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। चलो आज हम उनके ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय में कौन कौन से आते हैं? ग्राम पंचायत। यहाँ से प्रश्न होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन से हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और शहरी पूछे तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख है। कितने कार्यों का उल्लेख है? 29। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। सोनू ने शिक्षक से पूछा कि त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत हमारा शासन काम करता है। अब है ये पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप। नंबर 1 जिला परिषद, नंबर 2 पंचायत समिति, नंबर 3 ग्राम पंचायत। जिला परिषद के अंतर्गत 2 भाग हैं, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रधान होता है और खंड विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरपंच होता है और ग्राम विकास अधिकारी होता है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। पहले है जिला परिषद।
स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समिति की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले की अंतिम योजना तैयार करना। पंचायतों की ग्राम सभाएं बैठकों का पर्यवेक्षण करना। ये कार्य किसका है? जिला परिषद का। पंचायत समितियों एवं पंचायतों की नीतियों का अंतःकरण करना। पंचायत समिति है उनका अंतरण करना। ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ये कार्य जिला परिषद के हैं। पंचायत समिति के कार्य पंचायत के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना। नवनिर्मित सरपंच एवं पंचों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना। सरपंचों को प्रशिक्षण कौन देता है? पंचायत समिति के अंतर्गत कार्य है सरपंचों को प्रशिक्षण देना। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना। किन किन के अंदर समन्वय करना? सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के। साधारण सभा का आयोजित करना। पंचायत समिति की बैठकों एवं स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना। पशु मेलों का आयोजन करवाना। अब तीसरा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या कार्य है? स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था करना, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था करना, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण बनाना, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, चारागाह एवं वनों का विकास करना, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता, स्थानीय भौतिक संस्थानों का विकास एवं समुचित उपयोग। आगे ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। आपसे पूछे लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। ग्राम पंचायत किससे मिलकर गठित होती है? वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव, इसका मुख्य सरपंच होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इन पंचायतों का चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। सरपंचों का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछे कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव होता है। उसका क्या कार्य है? सरकारी कागजों के रिकॉर्ड को रखना एवं बैठक की कार्रवाई को लिखना। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है। आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत में कितनी बैठकें आवश्यक होती है? तो 2, कम से कम महीने में। आगे पंचायत समिति 2 नंबर पर। पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? पंचायत समिति। राज्यों के जिलों के विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचन सदस्य ही प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके निर्वाचित सदस्य है वो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य के लिए न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु कितनी है पंचायत समिति के चुनाव लड़ने के लिए? तो 21 वर्ष। प्रधान एवं उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में नियुक्त किया जाता है।
पंचायत खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था है, वो जिला परिषद है। आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है, तो जिला परिषद। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये सदस्य है वो जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के सदस्य कौन कहलाते हैं कि प्रत्येक जिले से ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों के अतिरिक्त जिले की पंचायत समितियों के प्रधान शामिल होते हैं। जिले में निर्वाचन विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं। जिले में निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य मिलकर जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आय के स्रोत ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, किससे आय प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के करों से, जैसे भवन पर कर लगता है, भवन कर, यातायात कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले एवं हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दानियों से एकत्र दंड राशि है वो ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत है। पंचायत समिति के आय के स्रोत कौन से हैं, स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले एवं हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों एवं उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। जिला परिषद के आय के स्रोत है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। इसमें जिला परिषद में केंद्र और राज्य सरकार का प्राप्त अनुदान होता है। पंचायत समितियों से की गई वसूलियों, राजस्व से प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी एवं गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि। सोनू बोले, गुरुजी अब मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। आगे ग्राम सभा वो पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ये प्रश्न बनता है कि पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है, तो उत्तर आ जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, गांव में रहने वाले सभी मतदाता। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उसका अधिकार एवं कर्तव्य होता है। एक तरह से ग्राम सभा है वो भारत में प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की बैठक है वो हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 3 महीनों में एक बैठक बुलानी अनिवार्य है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया है वो चाहे तो ग्राम सभा की ओर से बैठकें आयोजित कर सकता है। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय आपसे पूछे जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। यहाँ से प्रश्न निकलता है कि राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया, तो जयपुर जिले के बस्सी में।
इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नगरीय स्वशासन। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर आई थी, जिसका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नीम की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था कि सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुँह मीठा करके चले गई। रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे। तब फूफा जी ने बताया कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है, निर्माण से पहले स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का और शहरों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी, मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्या होती है। फूफा जी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंड के अनुसार वार्ड में बांटा जाता है। सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया है वो महापौर या सभापति होता है। इसका मुखिया कौन होता है? महापौर या सभापति। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और वार्ड से चुने प्रतिनिधि है वो पार्षद कहलाते हैं। वार्डों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्षद। ये नगर की सभी सुविधाओं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। शहरी शासन के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कौन कौन से? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। आपसे पूछे शहरी शासन के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन से? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। आपसे पूछे कि नगर निगम कहाँ बनता है, नगर निगम कहाँ बनाया जाता है, यानी 5 लाख से तो अधिक जनसंख्या निवास करती हो, आय है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर वहाँ नगर निगम। जिन शहरों की जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम हो, जिन शहर की जनसंख्या वो 1 लाख से तो अधिक है लेकिन 5 लाख से कम है, तो उन्हें नगर परिषद की स्थापना की जाती है। वे शहर जहाँ 15,000 से 1 लाख तक के बीच की जनसंख्या है, वहाँ पर नगर पालिका है। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड में वहाँ की जनता के एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों ही। आपसे पूछे नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महापौर। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। 1/3 महिलाओं को आरक्षित है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग भी स्थानों को आरक्षण दिया गया है। जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उसके हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए की जाती है। नगरीय प्रशासन के कार्य। आगे है नगरीय प्रशासन के कार्य कौन कौन से। शहरी संस्थाओं में दो तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी एवं सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था। जबकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक बाग लगाना, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना,
वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन बसारों की व्यवस्था करना। अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? शुद्ध जल व्यवस्था करना, रोशनी एवं सफाई, अग्निशमन, जन्म मृत्यु पंजीकरण। और स्वैच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करना, सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम का निर्माण करना, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय एवं पुस्तकालय का निर्माण करना। फूफा जी ने बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक, पुस्तकालय, वाचनालय, घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद उनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती है। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के से पैसा प्राप्त करते हैं। तीसरा, ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करता है। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए की जाती है। गांव एवं शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। शब्दावली। भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब है कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य। पेयजल, पीने योग्य पानी। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको है कमेंट में करने हैं।